भारत ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपने झंडे लगे 2 जहाज़ों पर हुई गोलीबारी की घटना पर गंभीर चिंता जताई है। भारत ने ईरान के राजदूत को तलब करके इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की। शनिवार को हॉर्मुज़ स्ट्रेट में भारत के झंडे लगे 2 जहाज़ों को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीबीसी पर्शियन के मुताबिक टैंकरों की आवाजाही पर नजर रखने वाली वेबसाइट टैंकर ट्रैकर्स ने कहा है कि इस दौरान गोलीबारी भी हुई। टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक चैनल 16 की ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर आईआरजीसी नौसेना ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पश्चिम में सफर के दौरान 2 भारतीय जहाज़ों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। इससे पहले बीबीसी वेरीफाई ने जानकारी दी कि जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोला जा रहा था, तो उसी दौरान भारतीय झंडे वाले 2 जहाज कार्गो शिप जग अर्नव और तेल टैंकर सनमार हेराल्ड को ईरान के आईआरजीसी ने अपने तय मार्ग से हटने के आदेश दिए। मैरीन ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये जहाज लारक द्वीप को पार करने के बाद धीमे हो गए और फिर यू टर्न लेकर वापस लौट गए। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान और भारत का रिश्ता बहुत मजबूत है और मुझे इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा और यह मामला सुलझ जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी किया है। इसके मुताबिक शनिवार की शाम नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को विदेश सचिव ने मीटिंग के लिए बुलाया है। बैठक के बाद विदेश सचिव ने भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को बहुत महत्व देता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ईरान ने पहले भारत जाने वाले कई जहाजों को सुरक्षित आवागमन में मदद की थी। विदेश सचिव ने राजदूत से कहा कि वो इस बारे में भारत की बातों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाएं, साथ ही जल्द से जल्द भारत की ओर आने वाले जहाजों के सुरक्षित मार्ग की प्रक्रिया फिर से शुरू करें। ईरान के राजदूत ने इन बातों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इससे पहले यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूकेएमटीओ के मुताबिक हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक टैंकर पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने गोलीबारी की है। यूकेएमटीओ ने बताया कि यह घटना ओमान से 20 नॉटिकल मील उत्तर पूर्व में हुई। हालांकि टैंकर और उसके चालक दल के सुरक्षित होने की खबर है। इसके अलावा 3 सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि कम से कम 2 व्यापारिक जहाजों ने कहा है कि जब वे हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन पर गोलीबारी की गई। ईरानी मीडिया में हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने की खबरें आने के बाद कई जहाजों ने इस समुद्री रास्ते को छोड़कर अपना मार्ग बदल लिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक देश की सेना का कहना है कि वह हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण फिर से शुरू कर रही है। यह खबर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी, ईरानी स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी और सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने दी है। इन संस्थाओं ने कहा है कि हमने पहले कुछ जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरते हुए देखा था, लेकिन यह साफ नहीं है कि इस महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग से कितने जहाज गुजर पाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हॉर्मुज़ में अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। वहीं ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखता है, तो वह हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर देगा। नमस्कार। आज है तारीख 20 अप्रैल, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। आपके साथ मैं हूं मानसी दास। एक दूसरे के साथ दूसरे दौर की वार्ता से पहले अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले जहाज पर किया कब्जा। कहा रुकने की चेतावनी दी, लेकिन जहाज ने की अनदेखी। He says a U.S. guided missile destroyer, the USS Spruance, issued a warning for the vessel to stop, and when it refused, जवाब में ईरान ने इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य पोतों पर किए हमले। ताज़ा हालात के बीच उठ रहा सवाल, क्या दोनों पक्षों के बीच बातचीत किसी नतीजे तक पहुंच सकेगी? ईरान के अंदर अमेरिका को लेकर जितना मिसट्रस्ट था, जो जंग शुरू होने के पहले निगोशिएशंस चल रहे थे, उसके बाद भी जंग हो गई, मेरे ख्याल से वो अभी भी बरकरार है। हॉर्मुज़ की खाड़ी में भारतीय झंडे वाले जहाजों पर गोलीबारी के बाद भारत के लिए स्थिति हुई जटिल। विशेषज्ञ इसे समझेंगे। इसके बाद अब भारत के पास क्या है विकल्प? जब आप एक काइनेटिक सिचुएशन में है वहां पर, जहां पर आईआरजीसी के सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अमेरिका के सामने स्ट्रेटेजिक उसका जो दाव उसने चला है, उसकी सक्सेस और फेलियर का सवाल है, तो ऑप्शंस बाकी देशों के लिए बहुत कम हो जाते हैं। पॉडकास्ट में इन विषयों पर करेंगे विस्तार से चर्चा।
आप सुनना शुरू कर चुके हैं बीबीसी दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। शुक्रवार को जब आपने हमें सुना था उस वक्त इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई थी और ईरान की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका के साथ युद्ध विराम की बाकी अवधि तक के लिए वो होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खुला रखने पर राजी है। लेकिन तब से लेकर अब तक यानी बीते 48 घंटों में काफी कुछ हो चुका है। जो कुछ हुआ उसमें 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहला, ईरान के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए अमेरिका के प्रतिनिधि पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद बातचीत को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और दूसरी घटना, होर्मुज स्ट्रेट पर भारत के झंडे वाले 2 जहाजों पर गोलीबारी हुई है, जिसके बाद भारत के लिए स्थिति जटिल हो गई है। एक एक कर दोनों मामलों को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान में होने वाली बातचीत की बात। तो कल यानी रविवार को अमेरिका ने ईरान के झंडे वाले एक कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी के तहत खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक कार्गो जहाज जिसका नाम टोस्का है उसको रोक लिया है। और जानकारी दे रही हैं बीबीसी उत्तर अमेरिका संवाददाता सिमी चालाओसा। Yeah, well, President Trump says US Marines now have custody of that Iranian. राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरानी झंडे वाला ये जहाज अब अमेरिकी मरीन के कब्जे में है। इस जहाज ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश की, जिसके बाद इसे जब्त किया गया था। ट्रंप का कहना है कि एक अमेरिकी युद्धपोत ने पहले इसे रुकने की चेतावनी दी, उसने अनदेखी की, जिसके बाद अमेरिकी युद्धपोत ने जहाज के इंजन रूम में छेद कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा है कि होर्मुज में अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। उन्होंने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है। ये ताज़ा चेतावनी हालात को और गंभीर बनाती है। इससे स्थिति और अस्थिर हो सकती है, खासकर तब जब बातचीत और युद्ध विराम दोनों ही नाजुक नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि कूटनीति काम करेगी या नहीं। वहीं व्हाइट हाउस ने संभावित फुल स्केल रीजनल जंग से पहले इस दौर की बातचीत को एक तरह से ईरान के लिए आखिरी मौका बताया है। इस घटना से जुड़ा 33 सेकंड का एक वीडियो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जारी किया है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि अमेरिकी मरीन यानी अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से रस्सी की मदद से ईरान के झंडे वाले इस जहाज पर उतर रहे हैं। सेंट्रल कमांड का यह कहना है कि उन्होंने 6 घंटे तक इस जहाज को चेतावनी दी थी। इस घटना के बाद ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य पोतों पर ड्रोन हमले किए हैं। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने यह जानकारी दी है। हालांकि ईरान की ओर से किए गए हमलों में किसी नुकसान की खबर नहीं आई है। ईरान के खत्म अल अनबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अमेरिका के इस कदम को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है और इसे आर्म्ड पायरेसी करार दिया है। उनका कहना है वो इस कदम का जवाब देगा। इस घटना का वक्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पाकिस्तान में दोनों पक्षों यानी अमेरिका और ईरान को पहुंचना था दूसरे दौर की बातचीत के लिए। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इस बातचीत में शामिल होने वाले हैं। ये जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर से। रविवार को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हम ईरान को एक बहुत ही सही और वाजिब डील का प्रस्ताव दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इसे मान लेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा। उन्होंने लिखा, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब हम अच्छे बनने की कोशिश नहीं करेंगे। रविवार को ही ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम उनसे बात कर रहे हैं, वो फिर से हॉर्मुज को बंद करना चाहते थे। आपको पता है कि वो सालों से ऐसा कर रहे हैं। वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। असल में बहुत सारे जहाज टेक्सास आ रहे हैं, जहाज लुइसियाना भी आ रहे हैं। उन्हें इसकी आदत हो गई है। शायद वो ऐसा करना जारी रखेंगे। वास्तव में ये बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन अमेरिका के साथ होने वाली इस बातचीत में ईरान शामिल होगा या नहीं, अभी तक ये साफ नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि ऐसा लगता है कि अमेरिका बातचीत को लेकर और शांति को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। ये ईरानी फ्लैग वाले जो जहाज़ है उसको अमेरिका के कब्जे में लेने के बाद ये बयान आया था। और अब से कुछ देर पहले ईरानी विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि इस बातचीत को लेकर उन्हें बहुत आशा नहीं है। उन्होंने कहा इसे लेकर कुछ हद तक पेसिमिज्म है और इसके पीछे वाजिब कारण है। लेकिन पाकिस्तान, जहां ये मुलाकात होनी है, वहां के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया है कि आज उन्होंने ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोकदम से मुलाकात की है और उनको ये बताया है कि बातचीत को लेकर उनकी तरफ से यानी पाकिस्तान की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन इन सब के बीच, जैसा हमने बताया, ईरान ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वो बातचीत में हिस्सा ले रहा है या नहीं, और अगर हिस्सा ले रहा है तो उनकी तरफ से कौन इसमें शामिल होने वाला है। पाकिस्तान में किस तरह की तैयारियां हैं, बातचीत को लेकर किस तरह की स्थिति है, इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान ने ये जानकारी दी है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से अभी जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद इस्लामाबाद टॉक्स का जो दूसरा राउंड है उसके बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है, और लेकिन इस्लामाबाद में जो तैयारियां हैं उसमें कोई भी अभी कमी नजर नहीं आ रही है। इंडिकेशन यही है कि 21 अप्रैल यानी कल से, मंगल के रोज से जो है वो
टॉक्स हो सकती हैं और चूंकि 22 को जो है वो सीज फायर की डेट जो है वो खत्म हो रही है। इतवार को जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रुथ सोशल पे लिखा कि जी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ, तो उसके बाद से ही हमें, बल्कि उससे पहले से ही हमने जुमे को भी ये बात की थी कि जी तैयारियां जो थी वो हमें नजर आ रही थी, तो यकीनन कुछ ना कुछ पीछे चल रहा था। अमेरिका के जो डेलीगेशन है उनके आने से पहले यहाँ पिंडी में नूर खान एयरबेस पर जो है वो यूएस एयरक्राफ्ट का आने का सिलसिला जो है वो मुसलसल है। हमें रेड जोन की जो सिक्योरिटी है इस्लामाबाद में, वहाँ हमें नजर आ रहा है कि बहुत शदीद है और उसका जो पहले दायरा था जब इससे पहले जब टॉक्स हुए थे उससे भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं है कि आया ये बात कब, कहाँ और किसके दरमियान होगी, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया जिससे हम कह सकें कि अच्छा ये टॉक्स जो है वो किन पार्टीज के दरमियान हो रही होंगी। अलबत्ता कल से जो है वो ये नोटिफिकेशन हमें नजर आया कि जो दो बड़े इस्लामाबाद के होटल्स हैं, जिसमें सरीना होटल है जहाँ फर्स्ट राउंड की जो टॉक्स हुई थी उसमें अमेरिकन डेलीगेशन ठहरा था, और दूसरा जो बड़ा होटल है मैरियट होटल, वहाँ पे ईरानियन डेलीगेशन जो है वो ठहरा था। तो उन दोनों को जो है वो सरकार की तरफ से खाली करवा लिया गया और उनको कल दोपहर यानी इतवार की दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया गया था कि वहाँ पे जो गेस्ट हैं वो चले जाएं और उनको कोई और ऑल्टरनेट जगह दी गई। इसके अलावा जो मैं आपको पहले भी बताई थी कि अभी सिक्योरिटी जो है उसको भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद पहुंची। पूरे पंजाब से तकरीबन कह रहे हैं कि 6000 के करीब जो पुलिस के अफसरान हैं और जो एहलकार हैं उनको बुलाया गया है। इसके अलावा एलीट फोर्स के 200 के करीब जो है वो स्नाइपर्स बुलाए गए हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो पब्लिक और प्राइवेट जो एजुकेशन के इदारे हैं, स्कूल्स हैं, वो बंद कर दिए गए हैं और जो दफ्तरों में काम होना है या अगर क्लासेस होनी है तो उन सबको कहा गया है कि जी ऑनलाइन करें। जो ट्रांसपोर्ट है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बंद है और जो हैवी ट्रैफिक है वो पहले ही जुम्मे से ही ये था कि जी उसको शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं थी और उनको वहीं पे नाके लगा के रोका जा रहा था। बाकी जो यहाँ पे दुकानें हैं उन सबको कहा गया, उनको नोटिफिकेशन बाकायदा दिया गया है कि अभी तो वो खुली हुई हैं, लेकिन अगर आपको बोला जाए तो फिर फौरी तौर पर तैयार रहें कि बंद कर दें। ओवर द वीकेंड शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, उनकी भी ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान के साथ बात हुई थी, लेकिन उसके बाद जो हमें अभी नजर आ रहा है वो ये कि ईरान की तरफ से कहा गया है कि उनका कोई इरादा अभी नहीं है इस्लामाबाद आने का। तो पाकिस्तान में किस तरह की तैयारियां हैं ये बता रही थी शुमाइला खान। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आगे बढ़ सकेगी या नहीं अभी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन क्या ईरान इस तरह का जोखिम उठाने की स्थिति में है कि वो बातचीत में हिस्सा न ले? क्योंकि ट्रंप के बयानों को अगर देखें तो उन्होंने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि डील नहीं हुई तो तबाही होगी। बीबीसी संवाददाता विदित मेहरा ने यही समझा बीबीसी हिंदी के संपादक नितिन श्रीवास्तव से। ईरान इस बात को अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है वो अभी फिलहाल सेकेंडरी हो जा रहा है, क्योंकि उसके पहले की स्टेज ये है कि क्या ये बातचीत वैसी ही होगी जिस लाइन पर अग्रीड है। क्योंकि जो पिछली बार की बातचीत थी वो जिस तरह से टूटी हुई और बाद में वेंस ने जिस तरह का बयान दिया था, तो एक जो मिसट्रस्ट वाली बात है वो जा नहीं रही है। निगोशिएशंस में अगर आप देखिए कि अगर ट्रंप वर्सेस ईरान जो बयानबाजियां भी हैं, जो बातचीत भी होती है, तो आप एक देखिएगा कि जो पब्लिक में बातचीत होती है और जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं दोनों मुल्कों के बीच में, जाहिर है बातचीत तो हो ही रही है। कुछ अग्रीड चीजें हैं जिन पर बात करने के लिए आगे भी बढ़ रही है। ये भी सबको पता है कि ईरान ने कहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं। उसके बाद ब्लॉकेड की बात इधर से हो गई। तो ईरान के अंदर अमेरिका को लेकर जितना मिसट्रस्ट था, जो जंग शुरू होने के पहले निगोशिएशंस चल रहे थे उसके बाद भी जंग हो गई, मेरे ख्याल से वो अभी भी बरकरार है। और चाहे वो पाकिस्तान का मीडिएशन हो चाहे किसी और का मीडिएशन हो, वो इस पॉइंट पर नहीं आ रहा है कि अमेरिका जो कह रहा है वो करेगा ईरान के पक्ष से। इसीलिए ईरान इस मौके को मुझे लगता है कि अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक दूसरी बात जो और निकल कर आ रही है वो ये भी निकल कर आ रही है कि ईरान में अभी इस बात को लेकर क्लियर कट सहमति बनती दिखी है कि वो जितना देना चाह रहे हैं निगोशिएशंस में दौरान, अमेरिका उससे ज्यादा पाउंड ऑफ फ्लेश डिमांड कर रहा है, और जो बात अग्रीड होती है उससे ज्यादा फिर बयानबाजी पर आ जाती है। आई थिंक ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्टेलमेट सी सिचुएशन है। तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ पाने की एक वजह दोनों के बीच भरोसे की कमी है, और इसका एक कारण ये भी है कि अमेरिका और ईरान की बातचीत चल रही थी जब अमेरिका ने उस पर हमला किया था। तो ये बता रहे थे नितिन श्रीवास्तव। और इधर इस पूरे मामले के केंद्र में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे लेकर एक तरफ ईरान ने चेतावनी दी है कि यहाँ से उसने आवाजाही बंद की हुई है, वहीं अमेरिका ने भी हॉर्मुज में नाकेबंदी की हुई है। हॉर्मुज को लेकर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि यहाँ जो हो रहा है उसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। बीबीसी संवाददाता लीज डुसेट तेहरान में हैं। उन्होंने हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर बात की ईरान की IRGC के पूर्व कमांडर इब्राहिम अजीजी से। क्या ईरान कभी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
हम मानते हैं कि ये हमारा ऐसा अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। हम एक योजना ला रहे हैं जिसे संसद की मंजूरी मिलेगी। इसके तहत खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों के लिए नियम बनाए जाएंगे और उन्हें सेना लागू करेगी। Even your neighbors with whom you had good relations before the war. आपके वो पड़ोसी देश जिसके साथ जंग से पहले आपके अच्छे संबंध थे, वो कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और ये कदम समुद्री पायरेसी यानी डकैती जैसा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पायरेट अमेरिका है। There are people in the squares supporting the government, but there are also हम देख रहे हैं कि लोग बाहर निकलकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बड़ी संख्या में युवा लोगों को पकड़ा जा रहा है। विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए उन्हें फांसी दी जा रही है और ये डर भी जताया जा रहा है कि जंग खत्म होने के बाद दमन और बढ़ सकता है। मेरा मानना है कि ईरान की स्थिति के बारे में आपको सही जानकारी नहीं दी गई है। हम जंग की स्थिति में हैं। भले ही अभी युद्ध विराम है, लेकिन कुछ नियम भी हैं। We do speak to young people here who tell us that they are still angry. हमने यहाँ युवाओं से बात की है। उनका कहना है कि जनवरी में जो हुआ उससे वो नाराज हैं, दुखी हैं। विरोध प्रदर्शनों के बाद जो कदम उठाए गए उनमें हजारों जानें गईं। आज ईरान एक आज़ाद देश है, आज़ाद। होर्मुज को लेकर ईरान क्या चाहता है ये आपने सुना। ईरान इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। पहले ही होर्मुज का रास्ता बंद होने से कई देशों में तेल और खाद समेत कई चीज़ें महंगी हो गई हैं, कई चीज़ों की कमी हुई है और इसका व्यापक असर पड़ रहा है। यही स्थिति जारी रही तो आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो उठ रहा है। आप सुन रहे हैं दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। और अब दूसरी अहम घटना की बात करते हैं जो बीते 2 दिनों में हुई। होर्मुज स्ट्रेट में भारत के झंडे वाले 2 जहाज़ों पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसके बाद भारत ने इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताई है। मामला क्या है, ये हमने समझा बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा से। देखिए, जैसा हम सबको मालूम है, ईरान ने घोषणा की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये घोषणा की थी। तो कई वहाँ पे जहाज अटके हुए हैं जिनमें भारतीय भी हैं, उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक घटनाक्रम बदल गया। ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया और जो पता चला है 2 भारतीय जहाज, जिसमें एक मालवाहक जहाज था और एक कच्चा तेल लेके आ रहा जहाज था, उन्हें ईरान की जो नौसेना है उसने रोका, पीछे हटने के लिए कहा और इसी दौरान रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जहाज पर गोलीबारी भी की गई। तो जब ये जहाज पीछे लौट गए तो फिलहाल ये जहाज हॉर्मुज से पीछे जो है संयुक्त अरब अमीरात की तरफ ही हट गए हैं, जो ताजा जानकारी मिली है। इसके बाद कल भारत ने जो दिल्ली में ईरानी दूत हैं उनको बुलाया, अपनी चिंता जाहिर की और ये गुजारिश की कि भारत को फ्रीडम ऑफ पैसेज यानी स्वतंत्र नौवहन की वहां से मंजूरी दी जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत जो है किसी भी देश का अधिकार होता है। ईरान की तरफ से भी बयान आया, जो उनके प्रतिनिधि हैं भारत में, उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन ताज़ा स्थिति यह है कि जो हॉर्मुज बंद है, अमेरिका और ईरान के बीच जो लगातार घटनाक्रम चल रहा है उसका सीधा असर वहां पे हो रहा है। जी, इससे पहले भी जब भारत के ऑयल टैंकर्स वहां से आए थे तो ईरान ने इजाजत दी थी। जी बिल्कुल, अब तक यानी इस शुक्रवार तक कम से कम 10 भारतीय जहाज, जिसमें एलपीजी गैस लेकर आए जहाज भी हैं और तेल टैंकर भी हैं, हॉर्मुज के रास्ते होते हुए भारत तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उसमें एक निरंतरता नहीं है, रह के मौका लग के दोनों देशों के बीच कोऑर्डिनेशन से किसी तरह ये जहाज निकले हैं। ऐसे में जब ये दोबारा घोषणा की गई ईरान की तरफ से, खास करके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया है, तो भारत ने राहत की सांस ली थी। ये लगा था कि टैंकर निकल पाएंगे, लेकिन 24 घंटे में वो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला और फिलहाल स्थिति जो है वही है। हालांकि हॉर्मुज में क्या होता है वो बहुत ज्यादा इसी बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और ईरान किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इधर आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत होर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाज़ों की सुरक्षित वापसी के लिए ईरान और अन्य देशों के साथ संपर्क में है। रणधीर जायसवाल का ये कहना है कि भारत अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन ऐसी स्थिति में भारत के पास विकल्प क्या हैं? क्या ईरान के साथ 1-to-1 डिप्लोमेसी से काम बनेगा, या फिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ रुख करना चाहिए, या फिर कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने पूछा दिल्ली के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्षमंत से। देखिए, भारत के पास या किसी भी देश के पास अगर आप यूएस और ईरान को छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो भारत की जो सिचुएशन है वो कोई एक्सक्लूसिव कैटेगरी में तो भारत आता नहीं है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा है, अभी हमने पिछले कुछ घंटों में भी देखा कि किस तरह से अमेरिका ने सीज कर लिया ईरान का शिप। तो वहाँ पर जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा या घटेगा, उसका इम्पैक्ट एनर्जी फ्लोज पर होगा, उसका इम्पैक्ट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर होगा, उसका इम्पैक्ट मूवमेंट पर होगा, शिपिंग मूवमेंट पर। तो उसी का मुझे लगता है भारत ने लगातार इसीलिए इस बात को कहा है, रेखांकित
स्थापित किया कि हमको कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको अभी तक एक ग्लोबल कॉमन समझा जाता था, उसको वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बहाली बहुत जरूरी है। वो भारत के अपने हित में भी है और वो अंतर्राष्ट्रीय जो जिस तरह के आर्थिक समीकरण बन रहे हैं या आर्थिक जो इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है उसके फेवर में भी है। तो वो उस बहाली को एक तरह से अपनी चिंता को दुनिया की चिंता से जोड़ते हुए भारत जो बात कहना चाह रहा है, वो भारत ने जो बात कही है, वो एक पक्ष भारत अपना रख सकता है, वो भारत ने रखा है। दूसरा पक्ष भारत ये ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करके ये जरूर भारत ने उनको तलब भी किया था, ईरान के जो एम्बेसडर हैं, कि इस तरह की टारगेटिंग ऑफ शिप्स अगर हो रही है और वो भी एक ऐसे टैंकर या एक ऐसे शिप के ऊपर जो जनरली फ्रेंडली कंट्री का है, तो उसमें उसका क्या मतलब है। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा भारत के पास कोई बहुत सारे ऑप्शन हो इस मुद्दे पर नहीं है। ये है कि आप अपनी एनर्जी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करिए, जो मुझे लगता है भारत कर रहा है और करता रहेगा आगे। लेकिन सर, भारत ने मार्च में ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भी शुरू किया, तो क्या इंडियन नेवी इस पोजीशन में है कि उनको शिप्स को सिक्योर कर पाए वहां पर? मुझे नहीं लगता है। देखिए, क्योंकि वहां पर आपको जब यही पता नहीं कि माइंस कहां पर हैं, वहां पे जो आईआरजीसी जो है उसकी स्ट्रेटजी क्या है। आईआरजीसी की स्ट्रेटजी तो इस समय उस चोक पॉइंट को चोक करना है, क्योंकि अगर एक भी टैंकर वहां से निकलता है तो वो आईआरजीसी के लिए एक तरह से उसकी रणनीतिक हार होगी। तो मुझे नहीं लगता कि भारत या कोई भी देश की, अमेरिका के अलावा कोई भी और देश की जो नेवी है वहां पर कुछ बहुत ज्यादा कर पाएगी। हमने ये भी देखा कि किस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन दोनों देश ने हम कोalition लीड करेंगे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कराएंगे, कुछ नहीं हो पा रहा है वहां पर, क्योंकि वहां की जो ज्योग्राफिक सिचुएशन है, वहां के जो जिस तरह का वहां का मैपिंग है, वो इस बात को अलाउ ही नहीं करती है। और वो ईरान का चोक होल्ड इतना स्ट्रांग है कि आप वहां पर आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपकी कितनी भी कैपेबिलिटीज हो, वो लिमिट वहां पर उसकी लिमिट आपको पता चल रही है। और यही चीज दूसरी तरफ अमेरिका का ब्लॉकेड है। तो दोनों ही तरफ से, जो एक तरफ से अमेरिका का ब्लॉकेड और एक तरफ से आईआरजीसी का चोक होल्ड, वो इस बात की गुंजाइश नहीं दे पा रहे हैं किसी भी देश को कि वहां पर वो कोई इंडिपेंडेंट ऑपरेशन चला पाएंगे। अगर डिप्लोमेटिक नजरिए से देखा जाए तो क्या इंडिया के पास अभी आगे और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल फोरम्स में अपनी बात को और मजबूती से रखने के, या किसी और तरीके से सिचुएशन को नेविगेट करने के? देखिए, डिप्लोमेटिकली तो मुझे लगता है एक तरह से भारत, जैसे मैंने कहा कि अपनी जो इंटरेस्ट है उसको दुनिया के इंटरेस्ट से जोड़ते हुए जो बात रखना चाह रहा है वो रख ही रहा है। लेकिन और प्लेटफॉर्म्स पर भारत ने कहा ही है, ये आईएमओ की जब मीटिंग हुई थी उसमें भी भारत ने ये बात रखी थी कि अनइंटरप्टेड शिपिंग को आप अलाउ करिए। और वो भारत ही नहीं, सभी देश कह रहे हैं, चाहे वो खाड़ी के अरब देश हो, चाहे वो बाहर के देश हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो, फ्रांस और ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन, सभी का एक ही मत है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप एक काइनेटिक सिचुएशन में है वहां पर, जहां पर आईआरजीसी के सामने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, अमेरिका के सामने स्ट्रेटेजिक उसका जो दाव उसने चला है, उसकी सक्सेस और फेलियर का सवाल है, तो ऑप्शंस और बाकी देशों के लिए बहुत कम हो जाते हैं। तो भारत बायलैटरली नेगोशिएट कर सकता है। भारत ने जैसे बायलैटरली ईरान से कहा, बायलैटरली भारत ने दूसरे देशों के साथ आवाज मिलाकर इस बात को रखना चाहा। लेकिन क्योंकि वहां पर वो यूएस और ईरान के बीच का जो समीकरण है वो नहीं सध पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बाकी बाहर के देश की कोई बहुत बड़ी एजेंसी है वहां उस स्ट्रेटेजी को शेप करने में। और सर, एक चीज और है, जैसे 2 शिप्स जो टारगेट हुए, ऐसा तो कोई संकेत है नहीं कि आईआरजीसी को पता होगा इंडिया के शिप हैं या इंडिया के ही शिप टारगेट करने हैं। अगर रैंडमली उनकी जगह किसी और कंट्री का भी शिप होता तो वो भी टारगेट होता। हाँ, वो तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडियन शिप्स को टारगेट उन्होंने किया है। देखिए, उनको कोई रीजन भी नहीं है ना। आप ईरान इस समय, अगर आप ईरान की जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स हैं उनको देखें, भारत से जो रिलेटेड हैं, उसमें वो लगातार ये बात कहता आ रहा है कि भारत के ऊपर ट्रस्ट है, और जहां वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट, उन्होंने हालांकि वहां पर नेगोशिएशंस के लिए गए वो, लेकिन ये बात भी कही कि पाकिस्तान के साथ उनको विश्वास नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को टारगेट करने से उनको कोई फायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि ईरान की तरफ से अगर इस बात को समझें, तो ईरान में आईआरजीसी वर्सेस जो वहां की सरकार है उसके बीच में भी तनातनी की समझ मुझे लग रहा है हो रही है, क्योंकि आईआरजीसी अपना प्रभुत्व वहां पर बताना चाह रहे हैं। आईआरजीसी का कंट्रोल है, आईआरजीसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो डिप्लोमेटिकली भी अगर भारत अपनी बात वहां के डिप्लोमेट्स पर के साथ रखता है, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आईआरजीसी की स्ट्रेटजी पर होगा ऑन द ग्राउंड। तो मुझे नहीं लगता कि वो भारत को टारगेट कर रहे हैं। आईआरजीसी का इस समय एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है कि वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने खात्मे की ओर जा रहे हैं। तो वो उनकी स्ट्रेटजी सर्वाइवल है। उस सर्वाइवल के लिए वो मुझे लगता है ब्रॉड टारगेटिंग का अप्रोच है कि ये यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना ही नहीं है, क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा लेवरेज उनको नजर आ गया है। तो उस लेवरेज का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। अब राजनयिक तौर पर भारत क्या करता है, उसका इंपैक्ट इस पर क्या होता है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। कि अगर आप उसको डिप्लोमेटिक तरीके से अगर आप करना भी चाहें, डिप्लोमेटिक उसमें डिमांड दें या डिप्लोमेटिकली आप उनके, जैसा भारत ने किया, एक स्टेटमेंट दें, उससे रजिस्टर जरूर होगा ईरान में कि भारत नाराज है। लेकिन उससे ज्यादा ईरान के अंदरूनी जो हालात हैं, वो कुछ ईरान बहुत ज्यादा इसमें कुछ कर पाएगा मुझे नहीं लगता। अभी के जो हालात हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के, क्या लगता है आगे कब तक
यही बने रह सकते हैं? देखिए, ये तो निर्भर करता है कि अभी ये पहले तो ये उम्मीद की जा रही थी कुछ घंटों पहले कि कुछ वार्ता शुरू होगी। अगर वो अब तो ईरान के स्टेटमेंट आए कि हम नहीं करना चाह रहे। तो ये डिपेंड करता है कि ईरान और अमेरिका क्या एक साथ बैठ पाते हैं, पहले तो बैठ पाते हैं या नहीं। दूसरा कि जो नेगोशिएटिंग पोस्चर्स हैं, वो इतने डाइवर्जेंट हैं कि अगर वो बैठ भी जाते हैं, तो जैसा पहले राउंड में हुआ, क्या कोई सहमति बन पाती है? क्योंकि जब तक वो सहमति नहीं बन पाएगी, तब तक ईरान के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपना चोक होल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कम करे। उसने ये चोक होल्ड दिखाकर एक बार अपना जो प्रभुत्व है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको दिखा दिया है दुनिया को, और वो उसके लिए बहुत बड़ा लेवरेज बन गया है नेगोशिएटिंग। तो जब तक अमेरिका कोई बहुत बड़ा नेगोशिएटिंग दाव नहीं चलता है, कोई बहुत बड़ा प्रपोजल नहीं देता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि वहां पर हालात बहुत सुधरने की स्थिति में आने वाले हैं। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष पंत। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लें, लेकिन उससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर ताज़ा अपडेट ये है कि अमेरिका के अनुसार इस बातचीत में उपराष्ट्रपति JD वेंस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा, लेकिन ईरान की तरफ से अभी इसे लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। इधर बुधवार को अमेरिका और ईरान के बीच जो अस्थायी युद्ध विराम हुआ था, उसकी मियाद खत्म होने वाली है। आगे जो कुछ होगा या जो कुछ नहीं हो सकेगा, उन सभी विषयों पर खबरों और विश्लेषण के लिए कल यानी मंगलवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। आज पॉडकास्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए खबरों से जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आप फेसबुक, X, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अमेरिका ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए रूसी तेल खरीदने पर छूट की सीमा को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला उस समय लिया गया है जब ईरान के साथ युद्ध के चलते ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही थी। इस कदम को बाजार को स्टेबल करने की कोशिश माना जा रहा है। 2 दिन पहले ही अमेरिकी वित्त मंत्री ने रूसी तेल पर दी गई छूट समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसे फिर से बढ़ा दिया गया है। ट्रंप प्रशासन का ये फैसला भारत के लिए कैसे राहत भरा हो सकता है, आज पहली खबर में इसी की बात। ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार यानी 17 अप्रैल को कहा कि 3 देशों को छोड़कर दुनिया के सभी देशों को प्रतिबंधित रूसी तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट समुद्र के रास्ते खरीदने की अनुमति दी गई है। ये छूट लगभग 1 महीने के लिए लागू रहेगी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार तक जहाजों पर लोड किए गए तेल की खरीद 16 मई तक की जा सकेगी। मार्च में ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदने को लेकर 1 महीने की छूट दी थी, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने रूस से संबंधित सामान्य लाइसेंस 134B जारी किया है। इसमें कहा गया है 17 अप्रैल 2026 तक जहाजों पर लदे रूसी फेडरेशन ओरिजिन के कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिलीवरी और बिक्री को अधिकृत किया जाता है। जनरल लाइसेंस 134B के मुताबिक इस छूट में वे कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल हैं जिन पर रशियन हार्मफुल फॉरेन सैंक्शन रेगुलेशंस या यूक्रेन रूस जंग से जुड़े प्रतिबंध हैं। हालांकि इसमें ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा को छूट नहीं दी गई है। जानकारों ने अमेरिकी फैसले को भारत के लिए राहत भरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा कहते हैं, अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले से भारत को बड़ी राहत मिलेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित होने से अभी भारत को LPG और LNG में ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अगर युद्ध 20 दिन खिंच जाता तो भारत में तेल की किल्लत हो सकती थी। भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 90% तेल आयात करता है। पारंपरिक रूप से वह खाड़ी देशों से तेल आयात करता रहा है, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद उसने भारी मात्रा में रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदना शुरू किया था। अमेरिकी टैरिफ के चलते इस खरीद पर असर पड़ा और भारत ने खाड़ी के देशों से तेल खरीद को बढ़ाया, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट संकट के चलते इसमें बाधा आ गई। हालांकि भारत ने रूस से तेल खरीदना कभी बंद नहीं किया और पिछले महीने अमेरिका ने छूट दी तो इसमें फिर से उछाल देखा गया। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के प्रमुख अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि 1 महीने की छूट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसी तेल पर छूट है जो पहले से जहाजों पर लदे हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि उसने हाल के सालों में तेल आयात में विविधता पर जोर दिया है और अब वो 41 देशों से तेल आयात करता है। भारत में तेल के इंपोर्ट से जुड़े गणित को नरेंद्र तनेजा इस तरह समझाते हैं। वो कहते हैं, अमेरिका से ट्रेड डील की बात हो रही है और अगर अमेरिका कहता है कि भारत उससे तेल खरीदे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असल बात है कि अमेरिका और ब्राजील से भारत तक तेल पहुंचने में 50 से 60 दिन लगते हैं, जबकि रूस से 28 दिन लगते हैं। खाड़ी देशों से ये समय 5 से 7 दिन का है। 3 तरह के जहाजों से तेल आता है, एक ULCC यानी अल्ट्रा लार्ज कैरियर, दूसरा VLCC यानी वेरी लार्ज कैरियर और तीसरा अफ्रामैक्स। इनकी गति इनके आकार पर निर्भर करती है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि भारत ने मार्च 2026 में रूस से कच्चे तेल की खरीद 2 गुना से बढ़ाकर 5.8 अरब डॉलर कर दी, जबकि फरवरी में ये 1.54 अरब डॉलर थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मार्च 2026 में रूस से 371 मिलियन डॉलर का कोयला और 196 मिलियन डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी आयात किए। सस्ता रूसी तेल भारत के लिए बहुत अहम है। इसने वैश्विक अनिश्चितता के दौरान लागत को नियंत्रित करने और आपूर्ति